नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल, जिसमें आज एक बार फिर समझेंगे मालदीव और भारत के विवाद को। प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक पोस्ट करने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद भी एक नया तूफान खड़ा है और तूफान खुद मालदीव में ही उठ रहा है। हिंद महासागर में बसे छोटे से इस आइलैंड नेशन मालदीव में विपक्ष को एक मुद्दा हाथ लगा है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को विपक्ष ने हटाने की मांग की है। विपक्षी दल के नेता अली आजम ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की सिफारिश की है। मुइज़्ज़ू पर आरोप है कि इस विवाद को थामने के लिए उन्होंने वक्त रहते उपयुक्त कार्रवाई नहीं की, इस वजह से भारत के साथ संबंध बिगड़े। सांसद विदेश मंत्री को भी तलब करने की मांग उठा रहे हैं। साथ ही टिप्पणी करने वाले मंत्रियों से भी पूछताछ की मांग है। इधर भारत भी इस बर्खास्तगी भर से संतुष्ट नहीं है। भारत ने अपनी तरफ से नाराजगी जताते हुए मालदीव के उच्चायुक्त को तलब करके आपत्ति दर्ज की है। बता दें कि इस विवाद के शुरू होने के बाद इन 3 मंत्रियों को निलंबित तो किया गया, लेकिन राष्ट्रपति बिना कोई बयान दिए चीन के लिए रवाना हो गए। भारत और मालदीव के 6 दशक पुराने सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते हैं। भारत मालदीव की मदद के लिए हमेशा सबसे पहले आगे आया है। चाहे 1988 में राजीव गांधी का भारतीय सेना भेजकर गयूम सरकार को तख्ता पलट से बचाना हो, या फिर 2014 में मोदी सरकार का ऑपरेशन नीर यानी कि पेयजल भेजना, या फिर कोविड के टीके से मदद करना। इस नाते परंपरा ये भी रही है कि नए राष्ट्रपति मालदीव के पहले भारत का दौरा करते हैं। मुइज़्ज़ू इस परंपरा को तोड़कर पहले चीन पहुंचे हैं, जो चीन की तरफ उनके झुकाव को दिखाता है। मालदीव में भारतीय सेना की तैनाती खत्म करने का फरमान और हाइड्रोग्राफी समझौता रोककर उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन इंडिया आउट पर अमल किया है। वो चीन से नजदीकी तो दिखा रहे हैं, लेकिन भौगोलिक तौर पर सबसे नजदीक बड़े देश के तौर पे भारत ही वक्त बेवक्त काम आता रहा है। मालदीव भारत के बीच तथाकथित विवाद में चीन भी कूद पड़ा है। जब सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया कि चीन की मदद से मालदीव संपन्न बनेगा और भारत को उदारता दिखानी चाहिए। अब खबर आ रही है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का भारत दौरा भी प्रस्तावित है। विवाद के बाद भारत दौरे का दबाव बढ़ गया है ताकि संबंधों को सामान्य किया जा सके। मुइज़्ज़ू पर दबाव का आर्थिक कारण भी है। टूरिज्म सेक्टर में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हजारों भारतीय सैलानियों ने मालदीव की बुकिंग कैंसिल करा दी है। पिछले साल भारत से यहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे थे। 2,10,000 भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए थे। तो भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं और अब मालदीव और भारत के बीच जो तथाकथित विवाद है और उसके कई पहलू सामने आए हैं, उसमें कई सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या भारत मालदीव विवाद और भी तूल पकड़ेगा? क्या राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू मालदीव में ही घिर गए हैं? चीन की तरफ झुकाव उन्हें क्या भारी पड़ेगा? और भारत मालदीव टकराव से फायदा किसको? तो हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं हर्ष वी पंत, जो कूटनीति अध्ययन प्रमुख हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, और ध्यानेश्वर मूले, जो कि पूर्व उच्चायुक्त रहे हैं मालदीव के। ध्यानेश्वर मूले, आपको इस समय जो मालदीव की घरेलू राजनीति है वो कैसे खुलती हुई नजर आ रही है? क्या मुइज़्ज़ू मालदीव में ही घिर रहे हैं? विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और उनको उनके मतलब हटाने तक की मांग हो रही है। मैं ये सोचता हूं कि मालदीव में जो 2 मुख्य राजनीतिक प्रवाह है, उसमें से एक है लिबरल डेमोक्रेटिक, जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो कंजर्वेटिव है, जो इस्लाम की तरफ जिसका झुकाव ज्यादा है, और उसी तरह से वो लोकतंत्र को इस्लाम के ढांचे पे डालना चाहते हैं। तो इसमें मुइज़्ज़ू जो है, उसके पहले भी प्रेसिडेंट यामीन रहे हैं, उन्होंने भी ज्यादातर ऐसी ही राजनीति चलाई थी जिस तरह से आज प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन की तरफ झुकाव बढ़ गया था। चीन के साथ संबंधों से मालदीव में एक माले और एयरपोर्ट को जोड़ने वाला बहुत एक बड़ा ब्रिज पुल भी बन गया।
लेकिन इसके बावजूद भी चीन के कर्जे का खतरा भी मालदीव में आ गया। तो चीन के साथ संबंधों की अपनी एक कीमत चुकानी पड़ती है हर राष्ट्र को, हर देश को, जो भी चीन के शिकंजे में या प्रभाव में आ जाता है। तो ये समस्या है। और जहां तक भारत का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए भी एक तरह से इनका वक्तव्य हो चाहे वो इन जूनियर मंत्रियों का वक्तव्य हो या चाहे मुइज़ू का पहले तुर्की और बाद में चीन को विजिट देने का ये जो रहा है सिलसिला, ये दोनों हमारे लिए अच्छे विषय नहीं है। लेकिन राजनीति संबंधों में इन सब चीजों को हल करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि हमारी डिप्लोमेसी जो है वो अपने तरीके से काम करेगी और इसको सुदृढ़ और तो ये थोड़ा जी, मजबूत तो करने ये की सवाल उठता है कोशिश कि करेगी। क्या ये तूफान टल गया है या क्या ये विवाद सुलझ गया है और क्या माले और नई दिल्ली को इसको अब पीछे छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है हर्ष? ये तो ये ज़रूर जो सरकार है, मुइज़ू सरकार है, उसने कुछ कदम उठाए हैं और ये कम से कम ये दिखाने की कोशिश ज़रूर करी है कि जो सेंसिटिविटीज़ भारत में हर्ट हुई हैं उसके लिए कुछ लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए और मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि जो सरकार है उसकी दिशा विदेश नीति की क्या होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा चीन के साथ अपने अपने संबंध सुदृढ़ करना चाहते हैं और इसमें कोई देखिए, भारत इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता और इसमें हर देश जो साउथ एशिया इंडियन ओशन रीजन में है वो दो बड़े देशों के बीच में है, भारत और चीन, और दोनों ही के साथ संबंध बनाने की कोशिश हर देश के लिए इस क्षेत्र में लगातार एक कोशिश बनी रहती है। तो माले को किस तरह के अपने संबंध चीन के साथ बनाने हैं, इसमें कोई भारत को इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जरूर है जी कि कितनी हद तक चीन का प्रभुत्व माले में बढ़ता है, किस हद तक भारत के साथ आप संबंधों को इग्नोर करके, और ऐसे कुछ प्रकरण अगर ये लगातार बढ़ते रहे तो इसका प्रभाव न सिर्फ स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की तरफ से आएगा, लेकिन इसका जो आम जो मानस है भारत का उसके अंदर भी किस तरह की भावनाएं मालदीव्स के लिए उत्पन्न होंगी उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि जी डेमोक्रेसी तो दोनों तरफ है, भारत जी भी एक डेमोक्रेसी है, और उसमें जो हमारे लीडर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हमारे लोग अगर सोशल मीडिया में या अलग तरह से इस बात को रेफर कर रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पॉलिसी मेकर का, पॉलिसी कम्युनिटी पर पड़ता है, और उसको मुझे लगता है ध्यान में रखते हुए आगे बात बढ़ेगी। तो अभी जी भी हर्ष, मुझे लगता है एक सवाल अनिश्चितता तो जरूर है नगमा। जी, एक सवाल ये भी इससे जुड़ जाता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या सोशल मीडिया डिप्लोमेसी को तय करेगा? एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये भी जो मैं ध्यानेश्वर जी से भी पूछ रही थी कि जो हम खबरें देख रहे हैं अब मालदीव से, वहां की मीडिया में भी जो खबरें आ रही हैं कि उनके यहाँ के ही सांसद, कुछ मंत्री ये कहने लग गए हैं कि उन मंत्रियों को तलब किया जाए, सिर्फ बर्खास्तगी काफी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात होने लगी। तो घरेलू राजनीति मालदीव की उस पर क्या असर पड़ रहा है? ये जी मालदीव में मुझे जैसा कि मैं जी हर्ष, मैं आऊंगी आपके पास ध्यानेश्वर जी। जी हर्ष। नहीं, मुझे देखिए एक मुद्दा जरूर विपक्ष को मिल गया है कि जो हाँ मोइज़ू सरकार ने जिस तरह से इसको हैंडल किया और जिस तरह से एक अभी तक इसका जो एक कड़वाहट जो शुरुआत में आ गई है संबंधों में, और ये क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि शुरुआत में कम से कम कोशिश जरूर की जाती है कि आप आउटरीच करेंगे अपने पड़ोसी देशों के साथ और एक तरह से मित्रता का कम से कम तड़का जरूर लगाएंगे। अगर आप उसको पूरी तरह से आगे कुछ खटास भी आती है तो वो शुरुआत के दौर पर कोशिश जरूर रहती है नई सरकारों की, कोई भी हो, किसी भी देश की हो, कि अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छे संबंध बनाकर आगे चलेंगे। तो ये जो शुरुआत में ही इस तरह की बयानबाजी हुई है मोइज़ू सरकार से, और शुरुआत में ही इस तरह का जो एक पीपल टू पीपल इंटरफेस पर इफेक्ट पड़ा है, मुझे लगता है ये कहीं पर जाकर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल आगे प्ले करेगा। और इसी के लिए मुझे लगता है जो विपक्ष है मालदीव्स में, उसने एक प्रखर भूमिका इस निभाई है, और जिस तरह से वो खड़े हुए हैं और मोइज़ू सरकार का उसमें वो के विपक्ष में, और जो ये जो
एक तरह से एपिसोड चल रहा है काफी कुछ पिछले कुछ दिनों से, उसकी खिलाफत कर रहे हैं ओपनली। ये मुझे लगता है दोनों दोनों चीजें दिखाती है। एक तरह से ये दिखाती है कि मालदीव्स में अभी भी जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है वो वाइब्रेंट है, और अभी भी बहुत बड़ा एक तबका है जो भारत के साथ स्टेबल रिलेशंस चाहता है। और जी हाँ। विपक्ष ने एक तरह से मोइजू सरकार को एक नोटिस जरूर दिया है। इस और बिल्कुल शुरुआत में एक नोटिस आना मुझे लगता है मोइजू सरकार के लिए भी एक खतरे की घंटी है। ज्ञानेश्वर जी, तो क्या बैकफुट पे लगती है इस समय मालदीव्स की सरकार? एक तो दबाव उनके ऊपर उनके यहाँ के विपक्ष से ही पड़ा, उनकी सरकार के भी कुछ मंत्रियों के बयान आए, और टूरिज्म एक बहुत बड़ा वहां पे जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जिस तरह का यहाँ पे ट्रेंड करने लगा बॉयकॉट मालदीव्स, और जितने कैंसलेशंस हुए और जिसकी इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा टूरिज्म पर निर्भर है, तो ये इस समय लगता है कि एक दबाव उनके ऊपर है। और उनके भारत आने का भी प्रस्ताव जो अब आया है उसे कैसे देखते हैं आप? तो घरेलू राजनीति तो है इसमें, और विपक्ष के लिए सही मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष जो है काफी भारत के संबंधों में विश्वास रखता है। उनकी खुले तरीके से इंडिया फर्स्ट पॉलिसी भी थी, जो कि प्रेसिडेंट नशीद और फिर जो है इब्राहिम सोली, दोनों के रिजीम में जो है, दोनों की सरकारें जो है भारत को प्राथमिकता देती थी। लेकिन जहां तक इस विषय का सवाल है जो आज कल चल रहा है, चर्चा में है पिछले 2-3 दिनों से, ये मुद्दा मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम बाकी हमारा जो बहुआयामी संबंध है दोनों देशों के बीच, उसमें और भी कई महत्वपूर्ण मसले हैं, विषय है, जिसकी चर्चा भारत को मालदीव के साथ और मालदीव को भारत के साथ करनी पड़ेगी। क्योंकि उसको किए बिना ये जो आज थोड़ा सा जिसका कड़वाहट की बात की श्री पंत ने, तो कड़वाहट तभी कम होगी जब हमारी संवाद जो है वो थोड़ा और गहरा हो जाएगा। क्योंकि ये सही है कि इसके पहले जो पूर्व सरकार थी वो भारत के साथ संबंधों में विश्वास रखती थी। इनको भी भारत को मुझे नहीं लगता टालने की इच्छा है, क्योंकि उनको पता है भारत को टाला नहीं जा सकता है। और इसीलिए अब ये इनका प्रस्तावित दौरा है हर्ष, यहाँ पर वो पहले से ही शायद था, लेकिन अब जब वो दबाव बढ़ा है तो अब ये भी खबर आ रही है कि वो भारत भी आएंगे। इससे क्या ये जो छोटी ही कड़वाहट सही पर जो कड़वाहट आई है वो कम होगी? मान सकते हैं कि तूफान टलेगा और दोनों देशों को इसे थोड़ा अब पीछे छोड़ देना होगा, या इसे देखते हैं आप और तूल पकड़ते हुए? क्योंकि इसमें चीन भी कूद पड़ा है, ग्लोबल टाइम्स के जो कमेंट्स कल आए थे। चीन तो कूदेगा, और चीन को फायदा इसमें जहां भी दिखता है भारत के नेबरहुड में, वो हमेशा कोशिश करता है कि भारत के साथ अगर तलखी बढ़ रही तो उसको और बढ़ाया जाए। लेकिन दोनों ही देशों के, अगर आप जैसा मूली साहब कह रहे थे, अगर आप सेंसिटिव हैं दोनों देशों की कंसर्न्स को लेकर, तो आपको पता है कि भारत और मालदीव्स दोनों ही को एक साथ काम करने की जरूरत है, उनको एक दूसरे की आवश्यकता है। और जो रोल भारत सिक्योरिटी और इकोनॉमिक लैंडस्केप में मालदीव्स के प्ले करता है वो कोई और देश नहीं कर सकता। ये ज्योग्राफी की रिक्वायरमेंट है, और भारत के लिए भी इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अगर आप पॉलिसी मेकर हैं, अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं, और अगर आप दोनों देशों को साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत कड़ियां हैं जो आप जोड़ सकते हैं। तो अगर वो कोशिश जरूर होगी मालदीव्स की तरफ से कि इस कड़वाहट को कम किया जाए, और अगर ये दौरा होता है तो उसके बाद हमको उसके आउटकम्स देखने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद, इस एपिसोड के बाद, और पिछले कुछ महीनों से जो बयानबाजी मोइजू सरकार लगातार कर रही है, उसके बाद बॉल उनके कोर्ट में है कि वो उसको कैसे खेलना चाहते हैं। अगर वो भारत के साथ संबंधों को समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली आगे ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है भारत सरकार को या भारत की तरफ से कोई ऐसी परेशानी वाली बात है नहीं कि भारत भी चाहेगा कि दोनों के संबंध और दृढ़ बने और सुदृढ़ बने। लेकिन बॉल उनके कोर्ट में है, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि वो भी सेंसिटिव हैं भारत के कंसर्न्स को लेकर, और सिर्फ चीन ही को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत की जो आकांक्षाएं हैं हिंद प्रशांत में, इंडियन ओशन में भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसके लिए भी वो चिंतित हैं और उसके लिए भी काम करने को तैयार है। जी, और भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं, जैसा आपने बोला, भौगोलिक नज़दीकी जो है उस वजह से भी सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे रहें, और मालदीव को ये समझने की ज़रूरत है। मूले जी, इसमें अब ये जो जैसा हर्ष कह रहे हैं कि बॉल जो है उनके कोर्ट में है और मालदीव को कुछ पहलकदमी
करनी होगी। डोमेस्टिक दबाव भी है उनकी तरफ। ये जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो चीन के करीबी माने जाते हैं, सिर्फ झुकाव है उनका। इंडिया आउट का उनका कैंपेन रहा इलेक्शन के दौरान, लेकिन अब जिस तरह से वो घिरे हैं उन्हें ये दिखाना होगा, आपको लगता है कि भारत उनके लिए कितना अहम है? वहां मालदीव के लोगों की तरफ से भी ये आवाज उठी है। देखिए, कुछ हद तक प्रेसिडेंट यामीन के समय पे भी इस तरह की मांगे उठी है जो आज यहाँ पर प्रेसिडेंट मुइज़ की सरकार कर रही है। लेकिन राजनीतिक बातें, राजनयिक संबंध दो देशों के बीच और चुनाव का पॉलिटिक्स, ये दो अलग चीजें होती है। जैसे ही बैठेंगे चर्चा के लिए, उनको भी समझ में आएगा कि ये रिश्ता इतना महत्वपूर्ण है कि इसको बिल्कुल अलग करना जो है वो मालदीव के लिए भी संभव नहीं है। समस्याएं इतनी है वहां। आजकल हाउथी जो है रिबेल्स, वो हमला कर रहे हैं, ड्रोन से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। नारकोटिक्स की समस्या है, ट्रैफिकिंग की समस्या है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट उसकी सुरक्षा की समस्या है। ये सब भारत ही कर सकता है ना। इस क्षेत्र में कौन बाहर से आ सकता है? चाइना जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सहूलियत भारत को है वो चीन को हो ही नहीं सकती है। वो एक आउटसाइड प्लेयर के रूप में यहाँ आ सकता है, चाहे वो सुरक्षा विषयक संबंध हो, चाहे या दवाई, स्वास्थ्य और शिक्षा का सवाल हो। मालदीव्स लेकिन में भारत का जो उपस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। मतलब हमें जरूरत है मोस्टली फॉर स्ट्रेटेजिक आप सही कह रहे हैं कि मालदीव के लिए में जो भारत की जगह है वो कोई दूसरा देश नहीं ले सकता। सबकी अपनी अपनी अहमियत है। हर्ष ने भी कहा कि चीन और भारत दोनों जरूरी हैं, पर भारत की जो भौगोलिक नजदीकी है और जिस तरह के रिश्ते रहे हैं, और मालदीव को एक मान्यता देने वाला सबसे पहले देशों में भारत था, ये एक पुराना रिश्ता है और उस लिहाज से भी बहुत अहम है भारत और मालदीव के रिश्ते। अब लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये संकट अभी टल गया। तो भारत और मालदीव के संबंधों को लेकर कूटनीति तेज हो गई है और चीन ने मालदीव में मौका खोजने की कोशिश की तो इजरायल लक्षद्वीप की तस्वीरें ट्वीट कर रहा है। इजरायल का कहना है कि वो लक्षद्वीप में पर्यटन के लिए काम करने को तैयार है। इजरायल के दूतावास ने इजरायल इन इंडिया ने ट्वीट किया है कि वो बीते साल भी लक्षद्वीप में था और पानी का खारापन घटाने के प्रोजेक्ट पर कल से ही काम कर सकता है। इजरायल ने लक्षद्वीप की अछूती सुंदरता का जिक्र करते हुए कहा है कि जो यहां नहीं आए हैं वो आकर इसे देख सकते हैं। तो ये इजरायल इन इंडिया की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से कूटनीति तेज हो गई है सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद। चीन भी, इजरायल भी इसमें आ गया है। आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।